गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 ऊष्मगतिका यानी थर्मोडायनेमिक्स का 13वां भाग। अभी तक हम इसके 12 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम इसके 13वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए। हम्म तो आज हम पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी। इस, इसमें हम कई एंथैल्पियों के बारे में पिछले भागों में पढ़ चुके हैं। आज हम इसे और आगे देखेंगे। ये आपकी पुस्तक में 5.5 पर दी हुई है, तो अवश्य वहां से एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए। हम्म ये आरेख है ना, ये हमने पिछले भाग में पढ़ा था जब NaCl की जालक एंथैल्पी के लिए एंथैल्पी आरेख है ये। ठीक है, बॉर्न हार्पर साइकिल बोलते थे जिसे हम, है ना। तो देखो, अब हम आवंत एंथैल्पी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जिसे हम डेल्टा बॉन्ड H के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखो, ये हमने पढ़ा है जब Na+ और Cl-, ठीक है। तो जब Na+ और Cl- गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में जाते हैं, है ना। ये जो अभिक्रिया होती है Na+ गैसीय अवस्था में प्लस Cl- गैसीय अवस्था में, Na+ और Cl- ठोस अवस्था में, है ना। तो इन विभिन्न पदों का क्रम क्रम चित्र जो है वो हमने इस चित्र में देखा है ना, पिछले भाग में हमने देखा था। ठीक है, तो इस क्रम को हम बॉर्न हेबर चक्र या फिर बॉर्न हेबर साइकिल भी कहते हैं। इस चक्र का महत्व यह है कि इस पूरे चक्र में जो एंथैल्पी परिवर्तन है वह शून्य होता है ना। ये देखो, ये पूरा एक चक्र बन रहा है, पूरी एक साइकिल बन रही है। तो इस पूरे चक्र या साइकिल में जितनी भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है ना, वो पूरा मिला के शून्य होता है ना। तो हमें ये सब दिया हुआ है ना। ये पूरा हमें दिया हुआ है, हमें बस डेल्टा लेटिस एच निकालना है ना। तो ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि पूरा कितना है, क्योंकि ये पूरा चक्र 0 है ना। और हमें ये सारी सारी एंथैल्पी परिवर्तन पता है ना, और हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, हेस नियम के अनुसार डेल्टा लेटेस्ट एच क्या होगा, 411.2 प्लस 108.4 प्लस 121 प्लस 496 और माइनस 348.6 होगा, है ना। हमने इन सभी को का योग कर दिया है ना, तो हमें ये मिल जाएगा। तो देखो, डेल्टा लिटिस एच कितना है, इन सभी का हम योग करेंगे तो कितना 788 किलो जूल हमें मिलेगा, है ना। धनात्मक में 788 किलो जूल। तो डेल्टा लेटिस एच कितना आया, 788 किलो जूल आया, है ना। अब NaCl ठोस से Na+ गैसीय अवस्था प्लस Cl- गैसीय अवस्था के लिए, ठीक है, मतलब इस अभिक्रिया के लिए अगर हम देखें तो इस प्रक्रिया के लिए जो आंतरिक ऊर्जा है इससे 2RT कम होगी। ठीक है, इस प्रक्रिया के लिए जो आंतरिक ऊर्जा है वह इससे कितनी 2RT कम होगी, क्योंकि जो डेल्टा Ng है वह कितना है, 2 है। मतलब गैसीय अवस्था में जो मोल्स का परिवर्तन है ना, मोल्स का जो डिफरेंस है, दोनों मोल्स का जो अंतर है वह कितना है, 2 है ना। तो डेल्टा Ng 2 है, इसलिए जो आंतरिक ऊर्जा है वह इससे 2RT कम होगी, जो कि कितना है, 783 किलो जूल पर मोल के बराबर होगी। ठीक है, अब हम इस जालक एंथैल्पी के मान की सहायता से विलेन एंथैल्पी का परिकलन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम विलेन एंथैल्पी निकाल सकते हैं जालक एंथैल्पी से। तो सूत्र क्या होता है, डेल्टा सोल H-, ये है विलेन एंथैल्पी, इक्वल्स टू डेल्टा लेटिस H प्लस डेल्टा हाइड्रोज डेल्टा H। ठीक है, हाइड्रोजनेशन H। तो NaCl के 1 मोल के लिए जो जालक एंथैल्पी है, ठीक है, वह कितनी होगी, -784 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक है, तो डेल्टा सॉल्यूशन H जो है, ये जो ऊर्जा है परिवर्तन, ये कितना होगा, 788 -784 किलो जूल पर मोल होगा, है ना। और जो हमें इसका उत्तर मतलब डेल्टा सॉल्यूशन H जो विलेन एंथैल्पी है का परिवर्तन है, हमें कितना मिलेगा, 4 किलो जूल पर मोल मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार NaCl की जो विलय प्रक्रिया में बहुत कम ऊर्जा परिवर्तन होता है ना। देख लो, सिर्फ कितना, सिर्फ 4 किलो जूल पर मोल, सिर्फ इतना कम एंथैल्पी या ऊर्जा परिवर्तन हुआ है ना। तो इतना समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, अब हम देखेंगे विलेन एंथैल्पी डेल्टा सॉल्यूशन H के बारे में। ठीक है, अभी चलो, किसी पदार्थ की विलेन एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जो इसके 1 मोल को विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घोलने पर होता है। ठीक है, किसी पदार्थ की जो विलेन एंथैल्पी है वह वह एंथैल्पी परिवर्तन है जो 1 मोल के विलायक को निर्दिष्ट मात्रा में घोलने पर होता है। ठीक है, मतलब अगर हम 1 मोल के विलायक को निर्दिष्ट मात्रा में घोल देते हैं तो जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा उसे हम विलेन एंथैल्पी कहेंगे। अनंत तनुता पर विलेन एंथैल्पी वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब पदार्थ को विलय की अनंत मात्रा में घोला जाता है। और जब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर अनंत तनुता की बात करें
तो अनंत तनुता पर जो विलेन एंथैल्पी है वह एंथैल्पी परिवर्तन है जब हम उस पदार्थ को, है ना, विलेय की अनंत मात्रा में घोल दें। ठीक है, जब आयनों के मध्य अन्योन्य क्रिया नगण्य हो। ठीक है, ठीक है, जब आयनों के, जैसे अगर हमने NaCl को घोला, तो Na+ और Cl- जो आयन है, इनके बीच जो अन्योन्य क्रिया है वह कितनी नगण्य हो, नेग्लिजिबल हो। ठीक है, जब एक आयनिक यौगिक को विलायक में घोला जाता है, तब इसके आयन क्रिस्टल जालक में अपनी नियमित स्थिति को छोड़ देते हैं, है ना। जब हम किसी आयनिक यौगिक को विलायक में घोलते हैं, तो जो उसके आयन क्रिस्टल जालक है, जो आयन क्रिस्टल है वह जालक में अपनी नियमित स्थिति को छोड़ देते हैं, तब ये विलयन में अधिक स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, परंतु उसी समय इन आयनों का विलायीकरण विलायकीकरण भी होता है। ठीक है, मतलब जब हम किसी आयनिक यौगिक को विलायक में घोलते हैं, तो जो आयन क्रिस्टल में जो, मतलब जो आयन है वह क्रिस्टल जालक में अपनी स्थिति को छोड़ देते हैं, है ना। पहले वो क्रिस्टल जालक में सही तरीके से अपनी स्थिति पे होते हैं, लेकिन जब हम जब उनका विलयन होता है ना, तो वो अपनी स्थिति से हट जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, और ये विलयन से में अधिक स्वतंत्र होते हैं। परंतु उसी समय पर इन आयनों का जो विलायकीकरण है वह भी होता है। इसे एक आयनिक यौगिक AB के लिए आरेखीय रूप में दर्शाया गया है। AB क्या है? ये ठोस अवस्था में एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, तो देखो AB क्या है? ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक है। इससे क्या बन रहा है? A+ और B- आयन बन रहे हैं एक्वस में, है ना। इनका विलयीकरण हो रहा है, तो A+ और B- बन रहे हैं, और इस ऊर्जा परिवर्तन को हम डेल्टा सोल H भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेल्टा सेल सोल जो H है, ठीक है, वह क्या है? डेल्टा लेटिस H प्लस डेल्टा हाइट H के बराबर है। ठीक है, कि जो इनके इन्हें इनसे निरूपित किया जाता है एंथैल्पी परिवर्तन को, तो डेल्टा सॉल्यूशन H जो है डेल्टा लेटिस H प्लस डेल्टा हाइड्रोजनेशन H के बराबर है। ठीक है, क्योंकि AB से जब A+ और B- बनेगा गैसीय अवस्था में, तो एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा लेटिस H है, और फिर इससे जब एक्वस में A+ और B- बनेगा, तो एंथैल्पी परिवर्तन ये होगा, है ना। तो डेल्टा सॉल्यूशन H क्या होगा? इन दोनों का योग होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? इतना अच्छे से समझ आ गया? चलो, अब हम देखेंगे तनुकरण की एंथैल्पी। यह ज्ञात है कि विलयन एंथैल्पी स्थिर ताप पदार्थ पर विलय की किसी विशिष्ट मात्रा को विलय की किसी विशिष्ट मात्रा में घोलने से होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ठीक है, जो विलयन एंथैल्पी है वह क्या होता है? स्थिर ताप या फिर स्थिर दाब पर विलय की किसी विशिष्ट मात्रा को विलायक की किसी विशिष्ट मात्रा में घोलने से जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसे हम विलेन एंथैल्पी बोलते हैं, है ना। यह कथन थोड़े से संशोधन के बाद किसी भी विलायक के लिए लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये जो कथन है वह, इसमें अगर थोड़ा सा भी संशोधन कर दें, तो किसी भी विलायक के लिए लागू किया जा सकता है। गैसीय हाइड्रोजन के 10 मोल को 10 मोल जल में घोलने से होने वाली एंथैल्पी परिवर्तन निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? गैसीय हाइड्रोजन के 10 मोल को 10 मोल 10 मोल जल में घोल रहे हैं, है ना, और उसकी अभिक्रिया ये दी हुई है ना। और सुविधा के लिए जो जल है, जल को हमने एक्वस या फिर AQ द्वारा निरूपित किया है। ठीक है, जहां AQ है मतलब ये जल की बात हो रही है, H2O की बात हो रही है। तो देखो, HCl है गैसीय अवस्था में, प्लस 10 AQ। AQ क्या है? जल है, H2O। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है गैसीय अवस्था में, HCl है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, हाइड्रोजन क्लोराइड है गैसीय अवस्था में। ठीक है, +10 AQ। ठीक है, AQ क्या है? यहाँ पे जल है, जिससे HCl.10 AQ हमें उत्पाद में मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो डेल्टा H है, इसका मान कितना है? -69.01 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, आइए हम निम्नलिखित एंथैल्पी परिवर्तनों के समूह की ओर ध्यान दें। ठीक है, अभी हमने कितना किया था? 10 किया था, 10 मोल लिया था, है ना। 10 एक्वस लिया था, मतलब 10 H2O लिए थे। अब हम इधर 25, 40 और इनफाइनाइट, है ना, अनंत भी देखते हैं। तो देखो, पहला देखें, तो HCl गैसीय अवस्था में +25 AQ। AQ क्या है? H2 है, जिससे HCl.25 AQ होता है। और यहाँ पे जो डेल्टा H है, एंथैल्पी परिवर्तन है, वह कितना है? -72.03 किलो जूल पर मोल है। और जब हम दूसरे में HCl+40 AQ रखें, तो हमें HCl.40 AQ मिलेगा। ठीक है, और इसमें डेल्टा H कितना है? -72.79 किलो जूल पर मोल है ना। और तीसरे में जब हम HCl+इनफाइनाइट AQ रखें, है ना, मतलब अनंत तनुता। ठीक है, हमें कह सकते हैं अनंत तनुता, मतलब
जब जो जल है वो हमने अनंत में लिया हुआ है ना, इनफाइनाइट है, तो HCl प्लस इनफाइनाइट AQ गिव्स HCl डॉट इनफाइनाइट AQ। ठीक है, और उसमें जो डेल्टा एच है वह कितना है, -74.85 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, डेल्टा एच के मान यह प्रदर्शित करते हैं कि विलयन एंथैल्पी की सामान्य निर्भरता विलयन की मात्रा होती है। ठीक है, तो डेल्टा एच के मान है ना, -72.03, -72.79, है ना, -74.85, ये क्या बताते हैं कि जो डेल्टा एच का मान है ये हमें यह बताता है कि जो विलयन एंथैल्पी की सामान्य निर्भरता है वह विलयन की मात्रा होती है। ठीक है, जैसे जैसे विलयन की अधिक मात्रा इस्तेमाल की जाती है, विलयन विलयन एंथैल्पी सीमांत मान तक पहुंच जाती है। ठीक है, यानी अनंत मात्रा तक तनुकरण वाला मान। ठीक है, जो कि ये था। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए यह उपरोक्त समीकरण में दिया गया डेल्टा एच का मान है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए ये डेल्टा एच का मान है अनंत तनुकरण पे। ठीक है, इतना समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो देखो, यदि हम दूसरे समीकरण में से पहले समीकरण घटा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। देखो, दूसरा समीकरण ये रहा है ना, और पहला ये रहा। अगर हम दूसरे में से पहले को घटाते तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा HCl 40 AQ माइनस HCl 25 AQ। और यहाँ से देखो, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरफ हमें मिलेगा उत्पाद में HCl 40 माइनस HCl 25, है ना, माइनस किएंगे यहाँ उस साइड प्लस में जाएगा, क्योंकि हम अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, है ना। तो HCl 25 AQ प्लस 15 AQ गिव्स HCl.40 AQ। ठीक है, तो ये रहा है अभिक्रिया, मतलब अभिकारक, और ये है हमारा उत्पाद। तो जिसमें जो डेल्टा एच का परिवर्तन है क्या होगा, हमने दूसरे में से पहले समीकरण को घटाया है, इसमें जो डेल्टा एच का मान था वह था -72.79 किलो जूल पर मोल, और इसमें था -72.03 किलो जूल पर मोल। इसमें से हम इसे घटाएंगे तो ये माइनस का रहेगा, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा, है ना। -72.79 माइनस माइनस प्लस 72.03 किलो जूल पर मोल, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, -0.76 किलो जूल पर मोल देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो, डेल्टा एच का यह मान तनुकरण की एंथैल्पी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे समझ आ गया। तो चलो, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एंथैल्पी पर चर्चा की। बाकी अगले भाग में हम स्वयं प्रवर्तिता क्या होती है, और ये आपकी पुस्तक में 5.6 पर दी हुई है, तो एक बार वहां से देख लीजिएगा। बाकी हम इसे अगले भाग में तो देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।